सर प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल के बाद में विधायी कार्य होंगे और उसके बाद के अंदर जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है 10 फरवरी को, उसमें चर्चा होगी। कल भी नहीं करते माननीय पक्ष और विपक्ष के 2 दर्जन से ज्यादा माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और आज भी ऐसी संभावना है कि लगभग वही 2 दर्जन से करीब माननीय सदस्य आज भी चर्चा करेंगे, कल भी करेंगे, 15 को भी करेंगे और 16 को भी करेंगे। फिर 16 को बाद में फिर सदन के नेता उस पर जवाब देंगे और 17 को फिर जो है वो 2 प्राइवेट बिल रखे जाएंगे और उसके बाद के अंदर फिर अवकाश रहेगा 27 तारीख तक और 28 तारीख को फिर विधानसभा का वापस सत्र चलेगा और फिर जो है डिमांड चालू हो जाएगी 28, 1, 2, 3, 4 तक और फिर होली की छुट्टियां होगी 8 तक और 9, 10, 11 फिर डिमांड पे चर्चा होगी। अलग अलग डिमांड्स रखी है स्पीकर साहब ने, कई ऐसी डिमांड जिन पे कभी चर्चा नहीं हुई, डिमांड के ऊपर भी चर्चा होगी और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। फिर वापस बीएससी की मीटिंग होगी और बीएससी की मीटिंग में आगे जो भी बीएससी फैसला करेगी तो सदन आगे हो सकता है 15-17 तक चल सकता है, संभावना है। बलजीत जी बेरोजगारों की मांगों को लेकर 200 विधानसभा में दौड़ लगाने का आह्वान करते हैं। देखिए बलजीत जी एक नौजवान विधायक है और वो स्पोर्ट्स को पसंद भी करते हैं, दौड़ भाग वो वैसे भी उनकी आदत में है। वो न केवल रोज एक दिन के लिए बल्कि रोज भी, जब भी हम लोग पहले कभी होटलों में रहे हों या कहीं पर भी बाहर गए हों तब भी उनकी ये आदत सी रही है कि वो सुबह से लेकर देर तक लेट तक जैसे भी है वो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, दौड़ लगाते हैं। और जो स्पोर्ट्स का व्यक्ति दौड़ लगा के अपनी कोई बात कह सकता है तो कहना चाहिए, लेकिन मेरा उनसे यही एक विनम्र निवेदन है कि वो अपनी जान को भी जोखिम में न डालें और कोई बात है तो सदन के नेता से बैठ के और बात कर सकते हैं। सीएम साहब सबकी सुनते हैं और निश्चित रूप से वो भी अपनी कोई बात कहेंगे तो उनकी भी सुनी जाएगी। सरकार ने बजट घोषणाओं पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। कल भी मुख्य सचिव ने ऑर्डर जारी किए हैं और कहा कि ऐसी घोषणाएं जो जिसमें फाइनेंस की जरूरत नहीं है उन्हें तत्काल रूप से लागू किया जाए। तो चुनावी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। देखिए सीएम साहब ने जब राजस्थान में सरकार बनी थी उस वक्त भी घोषणा पत्र को एक दस्तावेज मानकर कहने का अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे और 4 साल में जितनी भी बजट घोषणाएं हुई है, मैं खुद भी प्रभारी मंत्री हूं, पहले जोधपुर का था, अब सिरोही का हूं। वहां पर हम जाते हैं बराबर, वहां पर मॉनिटरिंग करते हैं कि सीएम साहब की बजट घोषणाओं में कौन कौन सी क्रियान्वित हुई है और कौन सी नहीं हुई है। तो नहीं हुई है उनको हम करवाने की अपनी ओर से वहां पर पूरा प्रयास करते हैं और उसी क्रम के अंदर 10 फरवरी को बजट पेश हुआ और 2 दिन की छुट्टियों के बाद में तुरंत जो है उसके ऊपर क्रियान्वित होना शुरू हो गई है। विपक्ष चिल्लाता रहे, कहाँ क्रियान्वित होगी। हमने कल भी दावा किया है कि अधिसूचना आचार संहिता से पहले ये सारी क्रियान्वित हो जाएगी और अभी भी जो है ये आप निश्चित रहें कि जो है जल्दी से जल्दी ये योजनाएं जो है क्रियान्वित होगी, धरातल के ऊपर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धरातल पे काम करने के लिए सीएम ने डायरेक्शन दे दिए, क्या जल्द चाहते हैं इम्प्लीमेंट हो? देखिए पिछला जो हमारा बजट था उसकी भी 90% से अधिक घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और इस बजट के अंदर भी सारी घोषणाएं समय से पूरी हों, जनता को उन चीजों का लाभ मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दे दिए हैं। और ऐसा ऐतिहासिक बजट जिसके अंदर बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक का ध्यान रखा गया हो, व्यापारियों का ध्यान रखा गया हो, छात्रों का ध्यान रखा गया हो, किसानों का ध्यान रखा गया हो, महिलाओं का ध्यान रखा गया हो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा एक्ट बनाकर बुजुर्गों की, विधवाओं की, दिव्यांगजनों की जो पेंशन है वो भी लगातार बढ़ेगी। 15% हर वर्ष उसके अंदर इजाफा किया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान सरकार ने किए हैं। पुरानी पेंशन की एक बहुत बड़ी सौगात प्रदेश के अंदर दी है कर्मचारियों को। साथ के साथ जो चिरंजीवी बीमा योजना है, जो कि सबसे सफल योजना हम कह सकते हैं, पूरे देश और दुनिया के अंदर जिसका मुकाबला नहीं है, आज उस योजना का दायरा बढ़ाते हुए 25 लाख तक का उसके अंदर जो इलाज का निर्णय लिया है वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। दुर्घटना बीमा भी 10 लाख रुपए का कर दिया गया है। जिस परिवार से कोई व्यक्ति चला जाए और उसको 10 लाख रुपए की एक्सीडेंट के बाद मदद हो जाए तो उस परिवार को बहुत बड़ा सहारा लगता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, ऐतिहासिक बजट है जिससे प्रदेश को नई दिशा मिलेगी, लोगों को आने वाले समय में इसके फायदे मिलेंगे और देश का जो बजट आया है वो एकदम लगातार जनता के साथ धोखा करने वाला है।
उस बजट के मुकाबले उस बजट के 0 नंबर है और राजस्थान के बजट के 100 नंबर। नेता प्रतिपक्ष का पद खाली होगा, क्या लगता है आपको कि इस कुर्सी के लिए भी कोई लड़ाई दिख रही है आपको बीजेपी में कहीं? देखिए, गुलाब चंद जी कटारिया का मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने बड़े मन से, बड़े विश्वास के साथ और एक प्रतिज्ञा के साथ बीजेपी की सेवा की और मैं उनको बचपन से देख रहा हूं। उनको मैंने भैरव सिंह जी के साथ काम करते हुए देखा है। जिस हिसाब से उन्होंने मन के साथ काम किया और भावुक होकर जो पॉलिटिक्स की, उसके लिए मैं उनको सम्मान करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और बीजेपी में जब आदरणीय कटारिया साहब को गवर्नर बना दिया गया है, अब उनका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये तो इनको आपस में तय करना है। तो जो भी इनका नेता प्रतिपक्ष होगा वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। लेकिन हम कटारिया जी को हमने सबने बधाई दी है। वो हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। हम जैसे जो जूनियर लोग हैं पॉलिटिक्स में, हम लोग उनके सामने, हम बच्चे थे तब वो एमएलए बन गए थे। तो वो बहुत सीनियर आदमी है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और हम सब उनके अच्छे फ्यूचर की कामना करते हैं। आसाम का राज्यपाल उनको बनाया गया है, तो निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से जो डेडिकेशन से काम करते हैं। परंपरा तो ये है कि सीएम के रिप्लाई से पहले बजट का जो रिप्लाई आएगा वो प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं, लेकिन अब नेता का आता पता नहीं है। तो ये क्या आपको नहीं लगता कंफ्यूजन की स्थिति है उसमें? और राजस्थान की राजनीति देखिए, पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि अब जो अगर अध्यक्ष बन जाएगा, क्या संगठन में बीजेपी का नहीं, हमारे बीजेपी में कौन नेता प्रतिपक्ष बनता है नहीं बनता, इससे कांग्रेस के कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बीजेपी तो आप खुद जानते हैं राजस्थान में जनता का विश्वास खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से भरोसा टूट गया राजस्थान की जनता का। क्योंकि जब राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो उनका जो बयान छपता है पूरे राजस्थान के अखबारों में, देश में, तो वो खुद का केंद्र सरकार के बजट के बारे में कुछ नहीं बताते कि मैंने देश की जनता के लिए इन 8 वर्षों में ये मेरी उपलब्धि रही, मैंने कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थियों को ये दिया। वो तो कांग्रेस पे चार्ज लगा रहे, विपक्ष के नेता की तरह कह रहे हैं कांग्रेस सैनिकों का सम्मान नहीं करती। अरे भाई साहब, ये जो पूरा सैनिकों का स्ट्रक्चर है, सैनिकों का जो स्ट्रेंथन है, सेना को जो ताकत है, सेना की जो सुविधाएं हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी ने ही दी है। कांग्रेस, देश की आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस ने ही देश को संभाला और जो पूरा शासन किया। लेकिन आपने तो पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। इस वक्त जब क्रूड ऑयल सस्ता है तब केंद्र सरकार ने पाप की पराकाष्ठा कर दी। इनके नेताओं के बयान के बाद 2 महीने हो गए, लेकिन आज तक पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ, गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं दी और महंगाई से लोग खून के आंसू रो रहे हैं। हमारा जो राजस्थान का बजट आया है वो एक्सीलेंट है। वो महंगाई खत्म करने वाला, लोगों की आंख में चमक लाने वाला, 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी हमने। अब 1 करोड़ से ज्यादा घरों में बिल 0 आएगा। ये बड़ी सोच है राजस्थान की सरकार की कि लोगों की आंख में चमक होनी चाहिए। विद्यार्थी जब एग्जाम देने जाएगा तो उसका 1 पैसा भी नहीं लगेगा। और जो बीजेपी एमपी में, गुजरात में रोज पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे, मुद्दा बना रही है पेपर लीक को। एक तरफ हम पेपर लीक भी खत्म करना चाहते हैं, करप्शन खत्म करना चाहते हैं, एक्ट लेकर आते हैं और बच्चों को सुविधा दे रहे हैं तो नई नौकरियां भी मिलेगी। और वेलफेयर के काम में भी हमने, आप जानते हो, सामाजिक वेलफेयर के नाम हमने 1000 रुपए मिनिमम पेंशन कर दी हमने, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन। तो हमारा तो काम बोलता है, बीजेपी का झूठ बोलता है। हाल ही में अमित शाह जी का एक इंटरव्यू हुआ है एएनआई में, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पीएफआई का केडर था उसके जो कई मामले थे उनको समाप्त करने का काम कांग्रेस ने किया और आज मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है एक तरीके से। आप मुझे ये बताइए, पीएफआई पर मोदी सरकार प्रतिबंध लगाए, कार्रवाई करे, कांग्रेस ने कब मना किया? दिक्कत ये हो गई, कांग्रेस के बड़े नेता, उनके पास खुद के किए हुए काम नहीं है। देश को कुछ दिया नहीं, जनता को कुछ दिया नहीं, गरीब को कुछ दिया नहीं, नौजवान को रोजगार दिया नहीं, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब और नहीं, पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की मार बढ़ा दी। तो आप 15 लाख अच्छे दिन देते नहीं हो, नोटबंदी के बाद कोई सुधार होता नहीं है। आप सिर्फ बात करते हो हिंदू मुसलमान की। हिंदू मुसलमान की बात इसलिए करते हैं कि बीजेपी की कोई उपलब्धि नहीं है। बीजेपी 8 वर्षों में फेल हो गई केंद्र की सरकार में, इसलिए बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर बात करना चाहती है। तो हिंदू मुसलमान तो भाई साहब हजारों वर्षों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सिर्फ उसी पे बात करते रहेंगे। आजादी को तो सिर्फ 75 वर्ष हुए हैं, उससे पहले भी हिंदू मुसलमान रह रहे थे। लेकिन हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, इंसानियत सबसे बड़ी है। सबको रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। तो भाई साहब, ये लड़ाई झगड़ा, ये हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर बीजेपी के नेताओं बयान कब तक देते रहोगे? कब तक ये बयान दे देकर भ्रमित करते रहोगे? देश के प्रति, जनता के प्रति कोई दया है या नहीं? आपकी आंख में पानी भी है या नहीं? ये तो बता दो। देश जानना चाहता है आंख का पानी क्यों मर गया बीजेपी के नेताओं का।
भूख दिखाई नहीं देती, गरीबी दिखाई नहीं देती, दर्द दिखाई नहीं देता, भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, एक भी वादा पूरा नहीं करते हो। अब चाहते क्या हो देश से? ये पीएफआई वीएफआई हमें क्या लेना देना कांग्रेस को इन सब चीजों से? कांग्रेस अपोजिशन में है। राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की लोकसभा में और ये कहा कि अडानी ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दो। यहाँ पे इनके उपनेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में इतना बड़ा चार्ज लगाया, इतना बड़ा बयान दे दिया कि अडानी को राजस्थान की सरकार ने जमीनें दे दी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में यदि राजस्थान की सरकार ने अडानी को जमीनें दी है तो लोकसभा में देश के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने डिमांड की है, कांग्रेस ने डिमांड की है कि एलआईसी का और बैंकों का पैसा केंद्र सरकार का खजाना अडानी को दे दिया केंद्र की मोदी सरकार ने। तो आप इस सारे मामले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराएं। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फनामा दे दिया, केंद्र की सरकार ने कहा हमें जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोकसभा में तो मना कर रहे हो, लोकसभा में तो आप जांच कमेटी जेपीसी बनाने को तैयार नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट में आप हल्फनामा दे रहे हो। आप डर क्यों रहे हो? यदि राजस्थान में कुछ हुआ है तो उसकी भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच कर लेगी। और जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी अडानी घोटाले पर तो उसमें तो कांग्रेस बीजेपी के सबके एमपीज होंगे। तो आप डरिए मत, बीजेपी के लोगों, घबराइए मत। और आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहे हो, आज अखबारों में छपा है कि केंद्र सरकार के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि अडानी मामले में कोई कमेटी फॉर्म करनी पड़ी तो हम जांच कराने को तैयार है। तो फिर आप लोकसभा में क्यों मना कर रहे थे कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को? आप बोलने नहीं दे रहे। आपके लोकसभा अध्यक्ष कार्यकर्ता बनकर वहां काम करते हैं और राजस्थान का भी अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष मैंने पहला देखा जो बोलने ही नहीं देता। पार्टी के कार्यकर्ता बनकर लोकसभा अध्यक्ष काम करने लगे तो आप बताइए लोकसभा चलेगी कैसे? इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जेपीसी यदि गठित हो जाएगी और पूरे मामले की यदि ये जांच करा लेंगे तो सच्चाई सारी सामने आ जाएगी और बीजेपी की पोल खुल जाएगी। प्रताप जी, राजस्थान में पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई, राष्ट्रीय एजेंसी ने यहाँ पर राजस्थान में आकर की, क्या राजस्थान सरकार को भी लगता है कि पीएफआई? अरे मेरे एक बात समझ में नहीं आई, भूख से तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं। हर एक घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। गरीबी जबरदस्त है, महंगाई जबरदस्त है, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर ने आग लगा दी पूरे देश में। और बीजेपी मीडिया के जरिए पीएफआई लोगों को यही पता नहीं क्या है ये पीएफआई। मैंने खुद ने पता किया पीएफआई का अर्थ क्या था, मुझे बताया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अरे कौन सी पीएफआई, कौन सी बीजेपी, कौन सी कांग्रेस, कौन सी आरएसएस? भूखे को रोटी चाहिए। कांग्रेस देश की जनता की आवाज बनकर कह रही है यार इधर उधर की बात करना बंद करो, रोटी पर बात करो, रोजगार पर बात करो, गरीब पर बात करो। तड़फ रहे हैं लोग। हर इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पड़ोस में रहते हैं, गांव गांव में रहते हैं, सबको रोटी और रोजगार चाहिए। क्या इन मुद्दों पर बहस करते हो? शर्म नहीं आती? सिर्फ जाति और धर्म पर टकराव की बात करती है बीजेपी। इसलिए बीजेपी को तो पाप लगेगा, छोड़ेगा नहीं ऊपर वाला। देखना सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है, किसानों को 2000 यूनिट महीने में ऑलरेडी घाटे में है। कोयला तक खरीदने के लिए काफी मुश्किल हो रही है, कैसे इस घाटे की पूर्ति करेंगे? एक बात आप मुझे बता दीजिए, आज सबसे बड़ा घाटा है आदमी की भूख का। जब आदमी भूख से मर रहा हो, उसको रोजगार की जरूरत हो, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा हो, तब आप ये बात करते हैं। सरकारों का अपना मैनेजमेंट होता है। और 100 यूनिट तक बिजली फ्री हुई तो उस गरीब से जाकर पूछो, आप उस मीडियम क्लास से जाकर पूछो जिसके 0 बिल आएगा, जिसको पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर से केंद्र सरकार जेब काट रही है, जिसको रोने के लिए मजबूर कर रही है, जिसका गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है तो भरवाने के लिए पैसे नहीं है उसके पास। यदि उसको बचाने के लिए राजस्थान की सरकार काम कर रही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है। राजस्थान में खुशहाली है, खूब सड़कें बन रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, वेलफेयर के हम काम कर रहे हैं। हम किसी के पास कटोरा लेकर गए क्या? हम केंद्र सरकार से कटोरा लेकर नहीं गए। केंद्र सरकार हमारा पैसा रोक के बैठ जाती है तो भी हम कटोरा लेकर नहीं जाते। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ईआरसीपी लागू कर दो, हमारी भी सुनवाई कर लो, राजस्थान को कुछ दे दो। दे रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी? और प्रधानमंत्री जी और बीजेपी ये तय कर ले। मैं लोगों से अपील करूंगा, वक्त आ गया कांग्रेस की पॉलिसीज और बीजेपी की पॉलिसीज को तोलने का। वक्त आ गया राहुल गांधी के और नरेंद्र मोदी जी के भाषण में कंपेयर करने का। सच्चाई कौन बोल रहा है? और वो सच्चाई जब आप तोलोगे सच के साथ तो देश का भला होगा। मैं ये नहीं कह रहा आप कांग्रेस की बात करो, लेकिन यदि कांग्रेस सच है तो कांग्रेस के साथ आओ।